हेलो स्टूडेंट्स, आप आपस में अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से कैसे बात करते हो? आप या तो व्हाट्सएप करते हो, लाइक वीडियो कॉल वगैरह करते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहते हो, फेसबुक पे कनेक्टेड रहते हो, या फिर अगर बहुत ही फॉर्मल तरीके से किसी से बात करनी है, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, तो फिर आप मेल करते हो, राइट? ऐसे ही इससे पहले आपके मम्मी पापा अपने ज़माने में कैसे कनेक्टेड हुआ करते थे? चिट्ठियाँ लिखा करते थे, एक फ़ोन आता था ऐसे डायल करने वाला, उससे फ़ोन किया करते थे, है ना, अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। आपके दादा दादी, नाना नानी कैसे कनेक्टेड रहा करते थे? तो पुराने ज़माने में तार होता था, ठीक है, और चिट्ठियाँ भी होती थी, पोस्ट कार्ड वगैरह होता था, तार मतलब टेलीग्राम होता था, ठीक है। उसके पहले की अगर हम बात करें तो आपने कभी मतलब आई एम वेरी श्योर आपने कहीं ना कहीं मूवी के अंदर या किसी ना किसी सीरियल के अंदर ज़रूर देखा होगा कि राजा महाराजा लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो वो अपने एक मैसेंजर को भेजा करते थे घोड़े पे, एक पूरा का पूरा ऐसे मैसेज के साथ, है ना, रोल करके। तो वो भी एक तरीका होता था कम्युनिकेट करने का। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये है कि हमेशा से इंसान कनेक्टेड रहा है ना, हमेशा से लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। और ये जो हमारा वंडरफुल सा चैप्टर है वो इसी के बारे में है कि कैसे दुनिया आपस में एक दूसरे से लोग जुड़ते चले आए, अलग अलग इकोनॉमीज जुड़ती चली आई, देश जो है वो एक दूसरे से जुड़ते चले आए, उसी की हिस्ट्री को ट्रैक करने वाले हैं। एंड फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर, RSYT इज माई कोड, एंड आई एम टीचिंग यू ऑल लाइव फ्रॉम कोटा, राजस्थान। एंड बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए देन यू विल हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सोशल साइंस के भी और इंग्लिश के भी। तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आपको यहाँ पर ना, आप जैसे मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है, राइट? आलू उनका फेवरेट होता है। इंडिया में तो भाई वी कैन नॉट लिव विदाउट आलू का पराठा, आलू रस पूरी एंड सो मेनी लाइक समोसाज एंड ऑल। बट आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आलू इज़ नॉट इंडियन, मतलब पोटैटो जो है वो इंडियन है ही नहीं, कहीं अमेरिका से आया था और हमारे यहाँ इतना फेमस हो गया, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों की इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी डिले आई विल जस्ट क्विकली टेल यू कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो हमारा रिड्यूस हो गया है ना। तो CBSE बोर्ड 2023-24 वाले बच्चों को इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक वाला टॉपिक ही है जो आने वाला है, फर्स्ट वाला एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है बेटा आपको। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के अंदर हैं। तो ये वाला जो है ये बोर्ड एग्जाम में असेसमेंट होगा, इसका बोर्ड एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। और बाकी का जो टॉपिक है 2 से लेकर के लाइक 2, 3 एंड 4 टॉपिक जो है हमारा, ये तीनों आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, विच इज़ देयर गिवन इन द सिलेबस ऑल्सो। मतलब तुमको तो प्रूफ चाहिए होता है ना, तो प्रूफ वाली जनरेशन हो तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है सिर्फ वही इवेल्युएट होगा बोर्ड एग्जाम में, बाकी सब आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है। तो टेंशन हमारे को थोड़ा कम ही है ना इस चैप्टर के। वैसे भी ये चैप्टर बहुत लेंदी था। सो हियर वी कैन सी आज हम यही टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट से 1, 1.1, 1.2, 1.3 तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो। एंड आगे का अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाय द वे मैं नोट्स पूरा शेयर कर दूंगी सो दैट तुमको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में ईजी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म जो होता है वो ग्लोबलाइजेशन, वो समझते हैं, ठीक है। अब ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड तुमने पहले कभी सुना है? ज़रूर सुना होगा यार, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कहाँ सुना है। लाइक मैंने तो मतलब ऑब्वियसली मैं तो पढ़ाती ही हूँ, अपने मुंह से ही मैंने पता नहीं कितनी बार सुना होगा ग्लोबलाइजेशन वर्ड। बट उसके अलावा मे बी न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा, यूट्यूब के चैनल्स पे सुना होगा, कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, राइट। अपने पेरेंट्स को भी बात करते हुए सुना होगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से कितना इजी हो गया यहाँ से वहाँ पहुँचना, आइडियाज़ का यहाँ से वहाँ जाना, सामान का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना, सब कुछ बहुत इजी हो गया है। सो ग्लोबलाइजेशन इन शॉर्ट मीन्स इंटरकनेक्शन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है ये? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमीज। और ये दोनों किसके बीच में हो रहा है? सब कुछ कंट्रीज के बीच में हो रहा है। इन शॉर्ट एक शब्द में अगर आपको एक लाइन में समझना हो, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। क्यों करेंगे इंटरकनेक्शन? फॉर ट्रेड,
फॉर मार्केटिंग एंड फॉर ग्रोइंग द इकोनॉमी। लेकिन इसी चीज़ के इसी फेज़ के दौरान में डेफिनेटली कल्चर्स भी एक्सचेंज होंगे। अब बर्गर हम बचपन से थोड़ी खाते हुए आ रहे थे, हमारे लिए तो स्नैक्स समोसा चाट यही हुआ करता था। लेकिन आज की जनरेशन के लिए स्नैक्स का मतलब है लाइक बर्गर होना चाहिए, पिज़्ज़ा होना चाहिए, पास्ता होना चाहिए। सो इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि आपस में कंट्रीज कनेक्ट हुई तो कल्चर्स भी ट्रांसफ़र हुए, कल्चर्स भी एक्सचेंज हुए। ओके, so it is about the economics of trade, technology, politics and culture. Whenever the countries get interconnected, then the culture also gets transferred, political ideas also gets transferred, technology transfer होता है। और ट्रेड तो ट्रेड के वजह से ही एक्चुअली में हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर रहे होते हैं। या पुराने ज़माने में भी ट्रेड की वजह से ही कंट्रीज़ कनेक्टेड सबसे ज़्यादा थी, आज के ज़माने में भी ट्रेड की वजह से ही कंट्रीज सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता यार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दो पिक्चर में डिफरेंशिएट लाइक कंपैरिजन करेंगे। पुराने ज़माने के अंदर ना ट्रेड जब हम करते थे तो करेंसीज क्या होती थी, कॉरीज एंड सीशेल्स हुआ करते थे। ठीक है, देन ट्रैवलर्स ऐसे आया करते थे। आज के ज़माने में तो फ्लाइट पकड़ा चले गए, क्रूज पे जा रहे हैं, राइट। पुराने ज़माने में लोग अपने शिप पे लाइक हाथी और कैमल्स लेकर आते थे, फिर यहाँ पर आने के बाद वो हाथी और कैमल से सफ़र किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पुराने ज़माने में ट्रैवलर्स ट्रेडर्स आया करते थे। इसी दौरान डिजीज़ का भी स्प्रेड होता था। ऑब्वियसली अभी थोड़े टाइम पहले ही तो हमने पैंडेमिक झेला है, कोविड-19। और क्यों हुआ? स्टार्ट तो चाइना से हुआ था ना, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्यों फैला? क्योंकि जब हम ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसके साथ साथ चीज़ें भी ट्रैवल होती हैं। ठीक है, डिजीज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड ऐसे ही जो तीर्थयात्री वगैरह थे वो भी ट्रैवल किया करते थे, पुराने ज़माने में भी किया करते थे, आज भी क्या करते हैं। तो चलो आज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुराने ज़माने में कॉरीज हुआ करती थी, आज के टाइम पर मॉडर्न मनी है। पुराने ज़माने में आपने देखे ट्रैवलर्स को, ये देखिए आज के ट्रैवलर्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, ये भी आते हैं। इनफैक्ट सैम ऑल्टमैन अभी थोड़े टाइम पहले आए थे, चैट जीपीटी के बारे में भी बात किया था इंडिया। सो ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स पुराने ज़माने से भी आ रहे हैं इंडिया में, और हम भी जाते हैं दूसरी जगहों पर, और आज भी हो रहा है ये चीज़। ठीक है, ऐसे ही डिजीज़ भी आपने देखा ही थोड़े टाइम पहले ही, कैसे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हमने फेस किया। एंड पिलग्रिम्स, भाई बाबा रामदेव, ऐसे ही कितने सारे पिलग्रिम्स हैं जो यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, हमारे इंडिया के कल्चर को दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं, और बाहर के कल्चर्स को भी यहाँ पर बहुत सारे आपको मंक्स वगैरह दिखेंगे, है ना, फादर्स दिखेंगे, जो यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ नई नहीं है बेटा, पुराने ज़माने में भी होती थी, आज भी होती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, जो मैं अभी तक आपको बताती हुई आ रही हूँ, है ना। अभी तक मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़माने पहले से ही ग्लोबल था हमारा वर्ल्ड। सो ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हम और ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो चुके हैं। ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट, पिलग्रिम, ये सब बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करके आते हैं, और अपने साथ गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल सब लेकर पुराने ज़माने में भी आया करते थे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इस पे बेटा आपका ना फिर आता है क्या, MCQs 1 मार्क का। ठीक है, सो एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक आपको देखने को मिलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया 3000 BCE। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो वेस्टर्न एशिया था, इनके बीच में पुराने ज़माने में आपको ट्रेड लिंक्स दिखेंगे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहाँ पे मेसोपोटामिया जो कि वेस्ट एशिया है। पुराने ज़माने में भी ट्रेड लिंक्स थे। ठीक है, कब, 300 BCE। कई बार बच्चे BC, CD, AD, मतलब AD, CE, BCE, ये सब में कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, है ना। इसलिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। ये जो ज़ीरो है ना, वो कंसीडर करते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद जो भी साल हैं उनके साथ हम AD लगाते हैं या फिर CE लगाते हैं। जैसे अगर अभी चल रहा है 2023 AD, या फिर इसको CE भी बोल सकते हो, तो ये इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2023 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बीत चुके हैं। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले जो ईयर्स हैं वो हम BC लगाते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जो लोग क्रिश्चियनिटी में नहीं बिलीव करते थे उन्होंने BC और CE टर्म यूज़ करना शुरू कर दिया, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 3000 BC।
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3000 साल पहले बहुत एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्स मिले हैं किसके किसके बीच में, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जो हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वेस्ट एशिया के अंदर था। कॉरी सीशेल्स आपको दिखते हैं जो फॉर्म ऑफ करेंसी थी, और कॉरी सीशेल्स पता है आपको मालदीव्स में भी दिखी है बेटा, ठीक है। कॉरीज एंड कॉरी सीशेल्स फ्रॉम द मालदीव्स, मालदीव्स की कॉरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिली है। चाइना और ईस्ट अफ्रीका की जो भी करेंसी थी वो मालदीव्स में दिखी है, यानी कि ये दोनों प्लेसेस कनेक्टेड थे। The long distance spread of disease carrying germs may be traced back far back as 7th century C. 7th century. 7th century मतलब 7th century मतलब 600 AD, ठीक है। तो अगर हम ये वाले इमेज के अंदर बात करें तो लगभग 600 AD में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि डिजीज स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। 600 मतलब 7th century, जैसे अभी 2023 है तो 21st century में है हम। ऐसे ही बाय द 13th century इट हैड बिकम अनमिस्टेकेबल लिंक, और 13th century तक तो जो हमारे डिजीज वगैरह हैं वो एक लिंक की तरह बन चुके थे, लिंक की तरह उभर के आ गए थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। As early as -BCE, an active coastal trade linked Indus Valley civilization to present-day West Asia. 2000, 3000, 5000, 7000. I want your answers in the comment box for this. Yes, kids. So the correct answer is, as I've told you just now, 3000 BCE. Okay. Cauries traveled from which place to China and East Africa? ये भी अभी just आपको बताया है, इंडिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, मालदीव्स. What is the answer? Yes, let me know in the comment box, and it is Maldives. Very good guys, well done. बहुत अच्छा. So now सबसे पहला प्रूफ है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड थी। सबसे पहला प्रूफ है वो है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट्स का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे यूरोप के अंदर जाया करते थे सिल्क चाइना से, ठीक है। So interconnected modern trade and cultural link between distant parts of the world. Silk route was one of the oldest route जो अलग अलग दुनिया के देशों को जोड़ता था बच्चों, अलग अलग दुनिया के देशों को जोड़ता था बहुत पुराने ज़माने में। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, एंड सिल्क रूट क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का। ये मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक की तरह था, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि प्री मॉडर्न ट्रेड का, वाइब्रेंट ट्रेड का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वाइब्रेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हसल बसल था, बहुत चहल कर्मी थी, और हर जगह से चीज़ें यहाँ बहुत बिजी था ये सिल्क रूट। ऐसा नहीं है कि आज जा रहे हैं लोग कल एकदम खाली है, ऐसा नहीं है। पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर चीज़ें यहाँ से जाती रहती थी, ठीक है। एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड सिल्क कार्गोज। अब वेस्ट बाउंड सिल्क कार्गोज का मतलब क्या है? देखो, जो हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज है ना, उनको चाइना का सिल्क बहुत पसंद आता था और इंडिया के स्पाइसेस पसंद आते थे। तो वेस्ट बाउंड मतलब वेस्ट को जाता हुआ, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज की वजह से इसका नाम सिल्क रूट पड़ा। मे बी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ही इसको सिल्क रूट बुलाते होंगे। एग्जिस्टेड फ्रॉम क्रिश्चियन एरा टिल 15th century। तो ये सोचो कब से, मतलब जो क्राइस्ट का जन्म हुआ ना तब से 15th century तक, यानी कि लगभग 1400 वाले एरा तक, 1499 वाले एरा तक ये बहुत ही वाइब्रेंट सा ट्रेड लिंक जीवित था। लोग इसको यूज करते थे, आपस में कनेक्टेड थे, कल्चर भी एक्सचेंज करते थे, सामान तो जाता ही था, ठीक है। क्या क्या सामान जाता था? पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया ट्रैवल टू यूरोप एंड इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स फ्लोट। तो आप क्या देखोगे कि भाई यूरोप से गोल्ड और सिल्वर हमारे यहाँ आ रहा है, और एशियन कंट्रीज से पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जाती थी। एंड अगर हम कल्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और बुद्धिज़्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन एंड मुस्लिम मिशनरीज भी इसी सिल्क रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपने रिलीजन को फैलाते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधे सीधे 5 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है।
एंड एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, ठीक है। तो जब भी सिल्क रूट आए तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में इट वाज द ओनली कनेक्शन, इट वाज द ओनली वे थ्रू विच अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एग्जिस्टेड, इसी के थ्रू एग्जिस्ट हुआ करता था। ओके, तो हियर यू कैन सी बेटा कि कैसे यहाँ जियान जो है ना यही मानना चाहता है कि यहाँ से सिल्क रूट स्टार्ट होता था, और सिल्क रूट जो है ना इट वेंट थ्रू सी रूट्स ऑल्सो एंड थ्रू माउंटेन पासेस ऑल्सो। तो इधर जो लैंड रूट्स हैं वो भी सिल्क रूट के अंदर आते थे, जो सी रूट्स हैं वो भी सिल्क रूट के अंदर आते थे। ऐसे पुराने ज़माने में केव्स वगैरह में इसकी पेंटिंग भी दिखाई देती है आपको, जैसे ये चाइनीज़ केव पेंटिंग है 8th सेंचुरी की, जिसमें सिल्क रूट के बारे में पेंटिंग बनाई हुई है। So long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as dash century, 7th, 5th, 9th, 10th, 13th सेंचुरी तक तो ये एकदम अनमिस्टेकेबल लिंक ही बन गया था, और 7th सेंचुरी से ही डिजीज स्प्रेड होना शुरू हो गए थे, ठीक है। द इमेज ऑफ अ शिप ऑन अ मेमोरियल स्टोन ऑफ म्यूजियम 10th सेंचुरी सी। बेटा ये देखो ये 10th सेंचुरी सी का इमेज है और इसके अंदर भी शिप आपको दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं उस ज़माने में भी लोग आपस में कितने ज़्यादा जुड़े हुए थे। 10th सेंचुरी से ही की बात चल रही है। अलास्का, नागालैंड, गोवा, मैंगलोर, कहाँ की है ये फोटो, क्या लगता है आपको? सो दिस इज ऑफ गोवा, ठीक है, ये गोवा की म्यूजियम की फोटो है। सारे पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है आना ही आना है ना, हिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा आता है। फॉलोअर्स ऑफ विच रिलीजन ट्रैवल द सिल्क रूट फर्स्ट। सबसे पहले कौन से रिलीजन के लोगों ने फॉलो किया, सिल्क रूट पे गए और अपने रिलीजन को फैलाया? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, मुस्लिम और जूज। द करेक्ट आंसर इज बुद्धिज्म। सबसे पहले बुद्धिस्ट गए, फिर बाद में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स गए। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज फूड ट्रैवल्स। एक तो हमें मिल गया ना बहुत बड़ा सा प्रूफ कि हाँ पुराने ज़माने में हम कनेक्टेड थे। कैसे मिला भाई? तो हमने देखा सिल्क रूट के थ्रू। सेकेंड है फूड ट्रैवल्स। फूड जो है ना वो भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल होकर के गया है, और ये बहुत बढ़िया एक प्रूफ है और बहुत बढ़िया एक एविडेंस है कि हाँ पुराने ज़माने में भी भैया वर्ल्ड कनेक्टेड था, ठीक है। ट्रेडर्स ट्रैवलर्स ने नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए जिस भी ज़मीन पर वो गए, जैसे कि नूडल्स जो है ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। चाइना जो है वो तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर की कंट्री है ना, और जब हमारा नूडल्स जो है वो वेस्टर्न कंट्री में गया तो उसका नाम स्पेगेटी रख दिया गया। ऐसे ही हम जैसे ही सुनते हैं कि भाई पास्ता जैसे वर्ड सुनते हैं तो हमें क्या लगता है ये तो इटालियन डिश है, बट एक्चुअली में अरब ट्रेडर्स पास्ता को 5th सेंचुरी में सिसिली लेकर गए थे। अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली। 5th सेंचुरी सिसिली में इटली में ये पास्ता बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है। पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंडनट, टोमेटोज, चिली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। मतलब ये जितनी भी हैं पोटैटो, सोया, मेज, ग्राउंडनट, टोमेटो, चिली, ये मोस्टली आप क्या देखोगे अमेरिका में उगाया जाता था। स्पेन में तो टोमेटो इतना ज़्यादा उगाया गया कि लाइक टोमेटो से एक रिलेटेड फेस्टिवल भी है वहाँ पे, टोमेटिना। वहाँ पे वो लोग टोमेटो को फ्रूट कंसीडर करते हैं, हम तो वेजिटेबल की तरह बनाते हैं, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स बिकम सो फेमस व्हेन दे वेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक पोटैटो, यू नो पोटैटो इज सो फेमस इन इंडिया बट इट इज़ नॉट इंडियन, ओके। इनफैक्ट पोटैटो के बारे में ये भी आप सुनोगे एंटोन ग्राफ 1781 में। आपने लुई 16 पढ़ा था ना 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लुई 16 के यहाँ पर कभी कोई ऐसा बोल सकते हो प्रिजन किया गया था, इम्प्रिजन किया गया था एंटोन ग्राफ 1781 में। इनको क्यों किया गया था इम्प्रिजन? ये ही वॉज वेरी मच लाइक उस ज़माने में तो देखो साइंस वगैरह की बातें इतना करना भी थोड़ी जुल्म टाइप की चीज़ थी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट इन साइंटिस्ट को जो है ना वो इम्प्रिजन किया गया था, एंड जेल में भी पूरी फैसिलिटी दी जाती थी। तो इन साइंटिस्ट ने पोटैटो के अलग अलग डिशेस बना कर लुई 16 को खिलाए, एंड ही वाज सो फॉन्ड ऑफ पोटैटो। इसके बारे में आप लाइक गूगल वगैरह भी कर सकते हो। ऐसे ही यूरोप के जो पुअर लोग थे, लाइक आयरलैंड के अंदर जो पुअर लोग थे, उन्होंने पोटैटो के इंट्रोडक्शन के बाद उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बढ़ गई। दे स्टार्टेड लिविंग लॉन्गर एंड दे स्टार्टेड लिविंग बेटर।
क्योंकि पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है एंड दे बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो कि 1845-49 के बीच में ग्रेट आयरिश पोटैटो फमाइन आया। वहाँ पर लोग पोटैटो की क्योंकि खेती नहीं हो पाई थी या बोलो क्रॉप शॉर्टेजेस हो गया था, जिसकी वजह से पोटैटो की शॉर्टेज की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इसको बोलते ही हैं द ग्रेट आयरिश पोटैटो फमाइन बिकॉज पीपल वर सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आपके MCQs में आता है, ठीक है। सो अरब ट्रेडर्स टुक डैश टू 5th सेंचुरी सिसिली। किसको लेकर गए? बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इट इज पास्ता, आखिरी पास्ता। डैश पुअरेस्ट पेजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। कहाँ के गरीब लोग पोटैटो पे इतने डिपेंडेंट हो गए कि वहाँ पे पोटैटो फमाइन भी आ गया था 1845 से 49 के बीच में। जल्दी 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 कमेंट। इट इज आयरलैंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट। So many of our common foods such as potato, soya, groundnuts, maize, etc. were only introduced in Europe and Asia after Dash accidentally discovered the vast continent that would be later known as Americas. किसने अमेरिका की खोज की थी? कौन था? So he was Christopher Columbus. ठीक है. Now the last topic is conquest, disease and trade. So basically एक बार जब लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया है ना, अगल बगल में, स्पेशली यूरोपियन लोगों ने, अगल बगल में जब उनको पता चला यार दुनिया के अंदर तो कई देश हैं जो इतने ज़्यादा रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, तो क्यों ना कॉलोनी बनाई जाए वहाँ जा करके, है ना, क्यों ना वहाँ से उनके रिसोर्सेज लेकर आया जाए। लेकिन ऐसे ही कोई दूसरा देश किसी बाहर के इंसान को आकर के अपने रिसोर्सेज तो ले जाने नहीं देगा। तो ऐसे में यूरोपियन लोगों ने कई सारी तरकीब लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्पेन के अंदर स्पेशली पोर्चुगीज और स्पेन जो थे ना, दे वर द पायनियर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। आपको ये पता ही है कि इंडिया में भी सबसे पहले पोर्चुगीज एंड डच लोग आए थे गोवा में, और फ्रेंच लोग आए थे, उन लोगों ने गोवा में पौंडीचेरी में कॉलोनी बनाई थी। ब्रिटिशर्स ने तो बाद में कॉलोनीज बनानी शुरू करी, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। 16th सेंचुरी में सबसे पहले तो यूरोपियन सेलर्स ने एशिया तक पहुंच गया। अभी तो अमेरिका ढूंढने के लिए निकला ही था ना, लाइक कोलंबस ढूंढने तो निकला था इंडिया ही ना, वो तो गलती से अमेरिका में लैंड अप हो गया। ऐसे ही कई सारे सेलर्स निकले एंड अल्टीमेटली 16th सेंचुरी में दे फाउंड इंडिया। वास्को ड गामा इंडिया आ ही गया था, ठीक है। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट जो है, उन्होंने अमेरिका को भी कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया। एशिया तक तो पहुंच ही गए थे, एशिया के पहले अमेरिका ढूंढ लिया था, मतलब इंडिया के पहले अमेरिका ढूंढ लिया था, और अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी ठीक है, वेपन्स जाओगे लेकर के लड़ाई करोगे, उसमें तो बहुत सारा आपका लॉस भी है, पैसा भी लगेगा ना वेपन्स खरीदने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन अगर डिजीज हो और कोई वहाँ का कोई ऐसी डिजीज आ जाए जिससे वहाँ की पॉपुलेशन पहले ही साफ हो जाए, तो काम तो इजी, राइट। तो इन लोगों ने ये तरकीब ढूंढ निकाली थी। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स वाज स्मॉलपॉक्स। स्मॉलपॉक्स वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजीज दैट टाइम एंड द पीपल वर नॉट हैविंग any vaccination against it initially, and ये इतनी frequently spread होता था बच्चों कि 10-15 दिन में तो पूरी population ही खत्म हो जाती थी। फैमिली के एक मेंबर को हुआ है, दूसरे तीसरे दिन दूसरे चौथे सारे मेंबर्स को हो जाता था, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या करते थे, इसको एज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन की तरह यूज किया गया है, ऐसा एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। एल्फ्रेड कॉर्सबी ने इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म में लिखा हुआ है। John Winthrop, the first governor of the Massachusetts Bay Colony in New England, wrote in May 1634 that smallpox signaled God's blessing for the colonist. तो ये न्यू मैसाचुसेट्स करके एक एरिया है, अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स की। मैसाचुसेट्स के अंदर एक अलग से इन्होंने कॉलोनी बना रखी थी, न्यू इंग्लैंड कॉलोनी। वहाँ के गवर्नर ने लिखा कि स्मॉलपॉक्स तो एक ब्लेसिंग की तरह थे इनके लिए, ठीक है, और एक तरीके से भगवान का मैसेज था कि जाओ, जो जगह तुम्हारी है उसको जाकर के तुम कैप्चर कर लो, मैं खुद तुम्हारे लिए स्मॉल पॉक्स भेज रहा हूँ, सो दैट तुम जिस जगह के मालिक हो जाओ और जाकर के उस पर राज करो, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। द नेटिव्स वर नीरे ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स सो एज द लॉर्ड हैथ क्लियर्ड आवर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस, ठीक है। तो जितने भी नेटिव लोग थे वो ऑलमोस्ट मौत की कगार पे थे, और भगवान जो हैं उनका एक इशारा था कि जो चीज़ हमारी है जाओ जा करके उसको
अपने हवाले कर लो, ठीक है। So the most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. Justify the above two statement by giving two reasons. तो ये चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, कि most powerful weapon क्या था स्पेनिश कॉन्करर्स का सबसे पावरफुल वेपन जो था वो था स्मॉल पॉक्स। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स के थ्रू एक तो उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, दूसरा पैसा खर्च नहीं हुआ, गए और जाकर के कॉलोनी बना ली, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेडिशंस जो हैं एल डोराडो ढूंढने के लिए भी निकले बेटा। एल डोराडो वॉज लाइक एक फैबल्ड सिटी थी, काल्पनिक शहर था जो लोगों ने ऐसे इसकी बहुत कहानियां फैला रखी थी, ठीक है, कि एल डोराडो में ना ये एल डोराडो का मतलब ही होता है गिल्डेड मैन। एल डोराडो में ना ऐसे सड़क है सोने की, नदी है, सोने का पानी है उसके अंदर, राजा रोज उधर डुबकी लगाता है, ठीक है। तो ये सिटी को ढूंढने के लिए भी कितने लोग जो हैं वो सेल पे निकले। प्रेशियस मेटल्स पर्टिकुलरली डैश फ्रॉम द माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको एनहांस यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। सो साउथ अमेरिका के अंदर जो पेरू जगह है ना, वहाँ से ये मेटल लेते थे अमेरिकन, जो भी बोल सकते हो आप, यूरोपियन जो भी कॉलोनीज थी वो लोग अमेरिका से लेते थे ये वेल्थ और जा करके ट्रेड करते थे एशियन कंट्री के साथ। तो कौन से मेटल्स थे? सो इट वाज सिल्वर। पेरू का जो चांदी था, देखो बच्चों सिंपली समझो ये तुम, लेट अस सपोज ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है तुम्हारा यूरोप, ये पूरा एशिया, ठीक है, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया। तो होता क्या था तुम देखो, यूरोप तो बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, यहाँ के लोगों ने इधर पेरू पे जाके पहले तो कॉलोनी बनाई, ठीक है, और यहाँ के लोगों को सामान सारा कहाँ से मिल रहा है? इधर से, एशिया से, स्पाइसेस, पॉटरी, सिल्क। तो ये क्या करते थे, अपने यहाँ का पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, यहाँ से पहले सिल्वर उठाया, माइन किया, और यही सिल्वर को हमारे यहाँ दे दिया, और यहाँ से सारे गुड्स अपने यहाँ लेके चले गए। मोस्टली गुड्स में भी ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे। फिर अब इनके यहाँ धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आई तो वहाँ पे इंडस्ट्री में उन गुड्स से फिनिश गुड्स बनाने शुरू किए। क्लियर है क्या फंडा? देखो एल डोराडो, तो एल डोराडो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे था कहीं कोलंबिया के अंदर, ठीक है। एल डोराडो का मतलब ही था गिल्डेड मैन, और ये एक मैप है, ऐसा बोला जाता है कि ये एल डोराडो शहर का मैप था। बहुत सारे सेलर्स के पास ये मैप था, सब ये ढूंढने के लिए गए थे। और एल डोराडो का मतलब होता है गिल्डेड मैन, मतलब यहाँ का जो राजा है वो इस लेक पैरीमे में डुबकी लगाता है रोज दिन में 2 बार, और पूरा सोने का लेक है ये, सोने के पानी है इसमें, ऐसा माना जाता था। मतलब समझ रहे हो तुम? So many expedition off in search of El Dorado, the fable city of silver, emerald, diamonds and gold. क्यों लोग जा रहे थे एल डोराडो? क्या था एल डोराडो? फैबल सिटी ऑफ सिल्वर, एमरल्ड, डायमंड्स, गोल्ड। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड आपको इसका कमेंट करके बताना है आंसर, ठीक है। मैं आप सबके आंसर रीड करती हूँ बेटा, आई पुट इन सो मच ऑफ टाइम टू जस्ट रीड योर आंसर्स, जस्ट रीड योर कमेंट्स, एंड आई फील सो हैप्पी व्हेन यू पीपल बेसिकली कमेंट वट एवर यू फेल्ट लाइक। यूरोप द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो अब क्या हुआ, यूरोप के पास तो खजाना हाथ लग गया था, यूरोप को तो समझ आ ही गया था कि भैया साउथ अमेरिका में तो खूब पैसा है ना, तो चलो जाकर के अमेरिका को कॉलोनाइज किया जाए, वहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज निकालेंगे और जाकर के चाइना, इंडिया, इन सब से सामान लेकर के आएंगे और अपने यहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। सो अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे आप क्या देखोगे, यूरोप सेंटर हो गया वर्ल्ड ट्रेड का। इनिशियली प्री मॉडर्न वर्ल्ड में चाइना से माल जाता था, सिल्क रूट स्टार्ट कहाँ से होता था? चाइना से। सारा का सारा सामान इंडिया से जाता था। सब लोग किसको ढूंढ रहे थे? इंडिया को ढूंढ रहे थे, इंडिया का रास्ता ढूंढ करके इंडिया आना चाहते थे। लेकिन ये चीजें जो है धीरे धीरे बदल गई, ठीक है। जो चाइना था और इंडिया था, वहां से सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट हो गया। कहाँ पे शिफ्ट हो गया? यूरोप में। So poverty, hunger, crowded cities, deadly disease, religious conflict, religious dissenters were common in 19th century Europe. So people fled to America. यूरोप के अंदर बहुत हालत खराब थी 19th century में। ये तुम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी तो पढ़ा है ना, 1800 से 1899। भाई रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यूनिफिकेशन हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, तो सभी के सभी लोग यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका भाग रहे थे।
By the 18th century, plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar in European. और ये अमेरिका के अंदर क्या करते थे, सारे स्लेव्स लोग जा जा करके यूरोपियन मार्केट के लिए प्लांटेशन करते थे. अब अमेरिका जा रहे हैं, भाग रहे हो तुम अमेरिका, कुछ होना भी तो चाहिए ना करने के लिए. तो अमेरिका में बेसिकली जा करके वो लोग खेती करते थे. एंड फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना ने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बिकॉज चाइना को ये समझ आ गया था कि भाई सिल्क तो तुम ले जा रहे हो ठीक है, लेकिन चाइना हैज समवेयर सेंस्ड इट कि भाई कॉलोनाइजेशन का ज़माना आ चुका है, ये लोग आगे ना पीछे हमें कॉलोनी बनाएंगे. तो उन लोगों ने ना ओवरसीज ट्रेड करने बंद कर दिए, इसीलिए चाइना कभी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ, इंडिया हो गया. ठीक है, तो चाइना क्योंकि ओवरसीज ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करके बैठ गया, तो सारा का सारा लिंक, जो ट्रेड लिंक है वो किधर शिफ्ट हो गया, यूरोप में शिफ्ट हो गया. यूरोप जो है वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया बच्चों. ठीक है, सो अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स had no immunity against the disease that came from Europe. Dash in particular proved a deadly killer. जब स्पेन के लोग लाइक डिजीज लोगों को भेजा गया अमेरिका, तो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन साफ हो गई स्मॉल पॉक्स से. क्यों? क्या वो लोग डिजीज को कोप नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम थी, वो कभी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं थे ना बेटा. तो ये डिजीज कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स. ओके, यहाँ पे आप देखो, अब स्लेव ट्रेड भी इस लेवल का होता था. ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, सीबीएसई में कितनी बार आ चुका है. पुराने ज़माने में ना अमेरिका में जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में कैरिबियन आइलैंड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता था. तो वो कैरिबियन आइलैंड में ना काम करने के लिए स्लेव्स को खरीद के ले जाया जाता था अफ्रीका से. और अफ्रीका में स्लेव्स लाइक प्रॉपर ऐसे तैयार होकर आते थे इन देयर बेस्ट कॉस्ट्यूम्स, सो दैट उनको खरीदा जा सके. अपने बच्चों को भी लेकर आते थे, सो दैट जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसको लगे कि चलो मेरे को ये एक आदमी तो मिल ही रहा है, इसके साथ उसका बच्चा भी मिल रहा है जो आगे चल के स्लेवरी करेगा. तो लाइक प्रॉपर ऐसे स्लेव, जैसे आज के ज़माने में इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग जाते हैं, बट अब लेबर लॉज बहुत एथिकल हो चुके हैं, कंपनीज एथिकल हो चुकी हैं. बट पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था. यहाँ लिख ही रखा है, ये क्या है? थाट स्लेव. जैसे हाट होता है ना, ऐसे हाट है, हाट बाजार है जहाँ पे स्लेव्स खरीदे और बेचे जाते हैं. Reduced role of Dash and the rising importance of Americas gradually moved the center of world trade westwards. Role of China, Japan, Korea, none of the above. Reduced role of, किसका रोल जो है वर्ल्ड ट्रेड में कम हो गया? होमवर्क क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई वुड से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, चैप्टर क्लियर है. कैसे सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होता ही रहता है सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. पुराने ज़माने नहीं, थोड़े टाइम पहले तक की बात है, चाइना में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी. अब मेक इन इंडिया कर रहे हैं ना लोग, तो ये चीज़ें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको नोट्स चाहिए, यहाँ पर मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगा. कृपया करके आप इस चैनल को ज्वाइन करो. रश्मि सिंह अजवानी देखोगे, लिखोगे, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे. उसके अलावा बच्चों, ग्रेट सितंबर चैलेंज एंड अनलॉक 20 के ऑफर्स हमारे चल रहे थे. आई थिंक तुम लोगों ने यूटिलाइज किया होगा. बट हाँ, क्लास 9 के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है, प्रगति बैच, जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं. हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, है ना. तो भैया बिल्कुल आपको इसको अटेंड करना चाहिए, इसको ज्वाइन करना चाहिए. एंड इसमें हम टर्म 2 का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे. एंड ऐसे ही क्लास 10 के लिए तो बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च किया है हमने, अभिमन्यु बैच. यहाँ पर भी सारे हम सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं. यहाँ पर आप RSYT कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. मेक श्योर यू यूज़ माई कोड सो दैट यू गेट माई मेंटोरशिप एज वेल. एंड बच्चों, यहाँ पर भी हम सारा आपका सिलेबस विद रिविजन कवर कराएंगे दिसंबर 2023 तक. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much. I hope you have enjoyed the video, but still if you have any doubts, if you have any queries, let me know in the comment box. Let's crack it. Thank you.